नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। आप भी कैसे मास्टर हो? वह हंसने लगी और टेबल के नीचे से उसने अपने पैर इतने आगे बढ़ा दिए कि मनोहर के पैरों का स्पर्श हो जाए। गणेशी की बात बतला रही थी। पहले तो भैया पर डोले डाल रही थी, फिर कुछ दिन पटवारी का लड़का उसके चक्कर में रहा। अब आपकी बारी है, लेकिन इस बार उससे अच्छा आदमी पकड़ा है। मनोहर का चेहरा तप गया। वह उठकर खड़ा हो गया। पढ़ना नहीं है? अच्छा, बैठिए तो। मनोहर बैठ गया। रामा दिखलाने के लिए लिखने लगी। कुछ लिखा, फिर उसने स्लेट मनोहर की ओर बढ़ा दी। पूछा, जी कैसे बनाया जाता है, बतलाए तो। मनोहर ने स्लेट लेनी चाहिए, पर रामा ने स्लेट न दी। बोली, हाथ पकड़कर बनाना सिखलाए तो जल्दी समझ में आ जाएगा, ऐसे में देर लगती है। मनोहर घबरा गया। रामा ने अपने हाथ उसकी ओर बढ़ा दिए। गोरा था हाथ, हाथों में मेहंदी, नाखूनों में पॉलिश। निहायत निर्लज्जता से उसने अपना हाथ बढ़ा रखा था। मनोहर के पसीना सा छूटने लगा। इसकी माँ उठकर क्यों बाहर चली गई? उसके सामने रहना जरूरी है। सिखाए ना, वो बोली। पहले तुम बनाओ, नहीं बनाना है। मनोहर को विवश होकर हाथ पकड़ना ही पड़ा। अंग्रेजी का जी अक्षर बनाने लगा। अक्षर तो बन गया, पर रामा ने उसका हाथ छोड़ने की बजाय और कर कसर पकड़ लिया। आंखें मूंद ली उसने। बोली, आप कितने अच्छे हैं। मनोहर ने अपना हाथ बलपूर्वक खींच लिया। इस तरह का दृश्य कोई देख ले तो इस घर में उसका सिर काट लिया जाए। और ये लड़की है कि बिल्कुल बेशर्म, एकदम ठीक हो गई है। इसको किसी बात की चिंता नहीं है। आगे खुद बनाओ, बोला मनोहर। लेकिन रामा ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। अपनी धुन में कहती रह गई, आपसे अकेले में मिलने का बड़ा मन होता है मास्टर जी। मनोहर बिल्कुल शांत। मेरी अपनी एक जगह है, वहाँ आए गए। मनोहर को पसीना छूट गया। पथराई आंखों से वह रामा की ओर एक टक देखता रह गया। रामा का चेहरा शिल हो गया था। उसकी आंखें झपसी गई थी। बड़ी मुश्किल से मैं बोल सका, मनोहर पहले पढ़ो। अच्छा। रामा स्लेट पर लिखने लगी। मनोहर एकटक उसकी ओर देखता रह गया। कोई लड़की इतनी खुली हो सकती है, इसका विश्वास न था। लेकिन अब वह महसूस कर रहा था कि इसमें रामा का कोई दोष नहीं है। अपने माता पिता और भाई जैसे संस्कार है, उनसे वह अपने को भला कैसे मुक्त रख सकती है। बचपन से वह जैसा दिखती सुनती आ रही है, वैसा ही उसका जीवन हो गया है। रामा ने स्लेट उसकी ओर बढ़ा दी। मनोहर ने पढ़ा, प्रियतम प्यारे, जिया बेकरार है, आकर मिल लो। और आगे टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, राग कहरवा, 3 मात्रा, राधा तोरे बिना बेकल। मनोहर ने हथेली से सब मिटा दिया। उस पर फुर्ती से ABCD लिख दिया। इससे लिखो, बोलो, वह याद करो और कुछ पढ़ लो। रामा मुस्कुराने लगी। मनोहर अपने आप को बड़ी दुविधा में महसूस करने लगा। लेकिन तब उसकी माँ आ गई। मनोहर को बड़ा संतोष मिला, क्योंकि माँ की आहट पाते ही रामा ने एक भली लड़की की तरह अपने को समेट लिया था। टेशन बाबू, इसको अंग्रेजी आ गई, सीख जाएगी। कल लोग पूछेंगे तो जवाब दे देगी। मनोहर को हंसी छूटने को हुई, पर उसने अपने को दबा लिया, कुछ बोला नहीं। इस बार रामा ने ठीक लिखा था, लेकिन जिसे आगे न पढ़ पा रही थी। मनोहर को अब इस बात का पक्का विश्वास हो गया कि इस लड़की को पढ़ाया नहीं जा सकता है। वह अंग्रेजी सीख ही नहीं सकती है। उसका मन पढ़ाई में लगना ही नहीं है। आगे लिखो। मनोहर ने जी से आगे के अक्षर बनवा कर बतलाया।
रामा उनको बताने लगी। उसकी और नजर देख भी न सकता था। उसका श्रृंगार फोहड़ था। इस फोहड़ता के कारण उसका पहला चेहरा भी फोहड़ बन गया था। अगर वह श्रृंगार न करे तो इससे ज्यादा अच्छी लग सकती है, पर वह इसी में अपने को अच्छा समझती है, तो क्या किया जाए। रामा ने लिखकर दिखलाया। ठीक है, इसे खूब याद कर लेना, कल अपने से लिखकर बताना। कल तो छुट्टी, उसकी माँ बोली। कल तो मेहमान आने वाले हैं, परसों सही। वह उठ गया। उसने अपने को हल्का महसूस किया, जैसे वह अब तक किसी जकड़न से फंसा हुआ था। कमरे से बाहर निकल आया। वह मुझे सामने ही खड़ा मिल पाया। पटा दिया स्टेशन बाबू? हाँ। मोचेरा उसकी साइकिल बाहर निकालने पट गया। जिम्मेदार ने देखकर स्टेशन बाबू को बोला, कल का खाना पीना भी यही होगा। भोला और मंगल को कह देना, और हाँ, गणेश को भी साथ ले आए। मनोहर ने सिर हिला दिया। मोचेरा ने साइकिल बाहर रख दी थी। मनोहर ने साइकिल उठाई और बैठकर चल पड़ा। उसको अब भी कांटे घूमते मालूम पड़ रहे थे। गणेश के बारे में किस तरह रामा ने मुंहफट बात कह दी है। उसके बारे में ऐसी बातें कह दी, उसे जोर जोर से पैनर मारते शुरू कर दिया। वह इन सब बातों का बिल्कुल भूल जाना चाहता था। तेजी से वह स्टेशन पहुंच जाना चाहता था। कम से कम इस बात का संतोष था कि कल उसको पढ़ाना नहीं होगा, और जल्दी शादी पक्की हो गई तो उसको छुट्टी मिल जाएगी। स्टेशन आते आते वह पसीने से तर हो गया। स्टेशन के सामने साइकिल से उतरा तो मंगल ने देख लिया। बोला, एकदम भागते आ रहे हो स्टेशन बाबू? आज गर्मी भी ज्यादा है, बोला मनोहर। हाँ है तो, पूछा मंगल ने। जमींदार कुछ बोला है क्या? कल सबको बुलाया है, बतलाया मनोहर ने। फिर और देखकर बोला, सब घर को बुलाया है? समझ गया, कल देखा जाएगा, मंगल ने कहा। कल उसका दरबार लगेगा, देखेंगे तमाशा। बोला, अभी घर गया है, साइकिल रख जाओ। मनोहर क्वार्टर की ओर बढ़ गया। साइकिल उसने अंदर की। बोला, घर पर ही था? बोला, आ गए मनोहर बाबू, साइकिल तो ठीक है? हाँ ठीक चलती है, मनोहर ने बतलाया। ठीक नहीं चलेगी तो बेचने वाला आराम से रह सकता है? बोला हंसने लगा। साइकिल ठीक से रख कर मनोहर जाने लगा तो बोला ने कहा, मैं भी चल रहा हूँ, रुको ना। उसकी बात मानकर मनोहर रुक गया। वैसे भोलो का देखकर उसका मन खट्टा हो गया था कि वह घर में क्यों है। अगर भोला घर में न होता तो विनिशी ने उसकी कुछ न कुछ बात अवश्य हो गई होती, लेकिन भोला की उपस्थिति के कारण गणेशी उससे बात करने में सर्वथा असमर्थ थी। मनोहर दरवाजे के पास ही रुक रखा। गणेशी उसको भीतर कोठरी में बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ी। शायद वह घर की किसी काम धाम में लगी थी। भोला कपड़ा बदल रहा था। गणेशी के धोए साफ कपड़े उसने पहने और बोला, चलो मनोहर बाबू। भोला के साथ मनोहर स्टेशन वापस आ गया। स्टेशन पर मंगल नहीं था, वह लाइन की जांच करने चला गया था। खुले हुए कमरे के पास लूला अवश्य बैठा था। लूला का कोई ठिकाना न रहता था। कभी तो वह 10 बजे वाली ट्रेन के जाता ही भाग जाता था और कभी घंटों रुका रहता था। वह अकेला और मन मौजी था। आ गए? बोला, वह मंगल लेन देखने गया है। अच्छा, मनोहर ने कहा, और वह पुरानी टूटी कुर्सी पर बैठ गया। बोला लालटेन ठीक करने लगा। लूला तब तक उठकर चला गया था। उसके जाने के बाद बोला ने कहा, लूला के पास काफी पैसा हो गया है। मनोहर चौंक गया कि मांग मांग कर उसने अच्छा पैसा जुटा लिया है। रखता कहाँ है? पूछा मनोहर ने। अपना पैसा उसने कहीं दबा कर रखा है, ऐसी सुनसान जगह जहाँ किसी को पता नहीं है। उसका तो कुछ खर्चा है भी नहीं। औरत थी, लेकिन हाथ कटने के बाद भाग गई। चारा काटने वाली मशीन में उसका हाथ कट गए, बेचारा। मनोहर कुछ न बोला। उसकी औरत ने दूसरा आदमी कर लिया। लूला को पता है, लेकिन वो बिल्कुल चुप है, अपने दिन काट रहा है। भोला ने कहा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि वो पैसे क्यों जुटा रहे। शायद बुढ़ापे के लिए, मनोहर ने कहा।
हो सकता है। मनोहर चुप रह गया। ये उसके लिए कोई नई बात न थी। आदमी जब तक हट्टा कट्टा रहता है और उसकी आमदनी अच्छी तरह से बनी रहती है तब तक हर औरत उसका साथ देती है, लेकिन जब आदमी इस दृष्टि से असमर्थ हो जाता है तो उसकी औरत उसे छोड़ जाती है। फिर औरत के लिए आदमी का कोई महत्व नहीं रह सकता। मनोहर चुपचाप अपनी जगह बैठ गया था। मंगल लाइन देकर वापस आ गया था। सब ठीक की रिपोर्ट बनाकर अपने दस्तखत कर लिए। अपने काम की जिम्मेदारी को वह समझता था। लाइन की जरा सी गड़बड़ी सैकड़ों आदमियों की जान ले सकती है। अपने इलाकों में वह किसी प्रकार की गड़बड़ी देख नहीं सकता था। केवल 2 लाइनें प्लेटफॉर्म पर है। इसके बाद आगे जाकर एक हो गई है। कोई पेचीदापन नहीं है। फिर भी वह हर जोड़ अच्छे से देख लेता है। मंगल एक तरफ बैठ गया। भोला ने उसकी ओर देखा और कहा, कल स्टेशन थोड़ा साफ कर देना, देखने में अच्छा लगेगा। सरकार के लिए? मंगल ने व्यंग से कहा। हाँ, मेहमान हमारे भी तो है। लूला कह गया है मुजीरा को सवेरे ही भेज दिया जाएगा। उसको काम बतला देना। तब ठीक है, मंगल बोला। फिर वह सिग्नल के ढीले तार कसने चला गया। मनोहर चुपचाप सब सुन रहा था। कल रामा को देखने लोग आ रहे हैं। हो सकता है लड़की पसंद आ जाए, क्योंकि देखने में रामा सुंदर है। अगर वह श्रृंगार ठीक करे तो और अच्छी लग सकती है, लेकिन भीतर से वह कितनी बदशक्ल और बदबू से भरी है इसके औरों को क्या पता। सचमुच किसी लड़की को पहचान पाना कठिन नहीं है। गहरे से गहरे समुद्र की था का पता लगा जा सकता है, लेकिन औरत की था पाना असंभव है। गणेशी का चेहरा आंखों से आगे छा गया। बड़ा परिचित और युग युग से जाना पहचाना चेहरा लगा, लेकिन पास रहकर भी कितनी दूरी है। वैसी दूरी है तो नहीं, पर भोला मंगल को देखकर ये दूरी बढ़ जाती है। मनोहर ने अपने को समझने की बहुत कोशिश की, पर मन से गणेशी को हटा न सका। चलो मनोहर बाबू, भोला ने कहा। मंगल को आज देर लगेगी। सिग्नल के तार कुछ ढीले पड़ गए। मनोहर भोला के साथ चल पड़ा। स्टेशन के आसपास का सन्नाटा दिन में भी खलता था। यदा कदा साइकिल, टट्टू, घोड़े पर लोग दिख जाते थे, अन्यथा बिल्कुल ही सन्नाटा रहता था। पता नहीं क्यों रेलवे स्टेशन बस्तियों से हमेशा दूर रहते हैं। भोला घर में आया। गणेशी सामने खड़ी थी। सिर पर आंचल न था, बाल खुले थे। उसके घने काले केश कमर तक लहरा रहे थे। यकायक उसने मनोहर को देखा तो पर आंचल रखने की बजाय वह भीतर तेजी से भाग गई। उसके लहराते बाल मनोहर ने देख लिया। बिटिया, भोला ने आवाज दी। खाना ला। भोला ने मनोहर के हाथ पैर धुलाए, फिर अपने हाथ पैर धो लिए और मनोहर के साथ बैठ गया। गणेशी थाली ले आई। इतनी शर्माती क्यों है मनोहर बाबू से? भोला हंसने लगा। ये तो घर के आदमी है पगली। गणेशी का चेहरा लाल हो गया। उसने आंचल इस तरह रख छोड़ा था कि पूरा चेहरा मनोहर देख न सकता था। मनोहर के लिए भी वह थाली ले आई। अब मनोहर को उसका पूरा चेहरा दिखा। झुकी झुकी आंखें पर होठों पर आने को बेकरार मुस्कान। आज हलवा भी बनाया है बेटी, भोला मगन होकर बोला। अरे वाह। भोला खाने लगा। मनोहर ने भी खाने में हाथ लगा दिया। मंगल कहाँ रह गया? भोला की पत्नी ने पूछेगा। आएगा, कुछ काम उसको, भोला ने पत्नी को बतलाया। वह खाट पर बैठी थी। हाथ का काटा सूत वह लपेट रही थी। देखो, कल शायद रामा की बात पक्की हो जाए, भोला ने कहा। क्या रामा को देखने कोई आ रहा है? हाँ। भोला ने पत्नी की ओर देखा। शहर से कोई आ रहा है और अपनी बिटिया का तुमको ख्याल ही नहीं है। जब यहाँ बात नहीं बनती तो शहर क्यों नहीं हो आते? देखा जाएगा। तुम तो हर बखत टाल देते हो। आखिर कब तक लड़की को घर में बैठाए रखोगे? उसकी तकदीर में जो भी होगा वही चाहेगी वह। इसके लिए हम तो क्या कर सकते हैं? गणेशी की माँ, कोशिश तो करनी चाहिए। मनोहर खामोशी से सब सुनता जा रहा था। मंगल ने भी एक लड़का देखा है, बोली वह। जाकर देख लो ना। देखूंगा,
देख लूंगा, इस साल कर ही डालो, देखो तुम्हारी सुस्ती से तो तंग आ गई। वो भोला की बात काट कर बोली, देख लूंगा ने। भोला ने कहा, कल गांव जाना है, उस तरफ भी चला जाऊंगा। मनोहर का मन खिन्न हो गया। उसकी माँ बेहद व्याकुल है और उसका व्याकुल होना ठीक भी गई है। गणेशिका एकदम विवाह लायक हो गई। ये देहात है, शहर नहीं है कि उम्र ज्यादा होने पर भी लड़की बैठी रह सकती है। गणेशिका विवाह कहीं हो जाएगा, विवाह होने पर चली जाएगी। भीतर से गणेशी सब सुन रही थी। पता नहीं इस समय उसके दिल पर क्या बीती रही होगी। जब रोटी लेकर सामने आई तो मनोहर ने देखा कि उसकी बड़ी बड़ी आंखें कुछ गीली सी है और उनमें नमी है। बड़ी तरसी निगाहों से उसने मनोहर की थाली में रोटी रखी और चली गई। मनोहर सोचता रह गया, गणेशी उसके साथ रहे, क्या इस स्थिति को ये मान्यता मिल सकती है? उसका मन छलटा गया। हो गया मनोहर बाबू। मनोहर ने सिर हिला दिया, उठ गया। भोला ने हाथ धुलाए, चार पर बैठ गया। गणेशी ने हुक्का तैयार कर दिया। मनोहर पास ही बैठा था। हुक्का गुड़गुड़ा लेने के बाद बोला, आपको शहर से कुछ मंगाना तो नहीं है? कल भी ट्रेन में अपना आदमी रहेगा। कुछ नहीं मंगाना है, अकेला का क्या है? भोला हंसने लगा और बोला, मनोहर बाबू अब आप भी अपनी शादी करा लो। मनोहर चुप रह गया। लेकिन आपका तो ब्याह शहर में होगा, गांव की लड़कियां पाउडर वालों को पसंद कहाँ से आए? मनोहर मुस्कुराता बोला, लेकिन जमींदार की बिटिया का तो ब्याह शहर में लग रहा है, बड़े आदमी है। भोला ने बतलाया, ढेर सा सारा पैसा भी तो देंगे, गरीब के पास पैसा कहाँ होता है बाबू। मनोहर चुप रह गया। दहेज में सरकार अच्छी रकम देंगे, मैंने यही सुना है। दहेज अच्छी बात नहीं है, मनोहर धीरे से बोला। अच्छी बात तो नहीं है, परखना पड़ता है, भोला ने ठंडी सांस लेकर कहा। गणेश की बात इस पर तो टूट जाती है। ब्याह के अलावा 2000 से ज्यादा देने की ताकत मेरी नहीं है। पटवारी के लड़के से बात चली थी, लड़का 10वीं पास है, गणेश के लायक है, पर बात रुपयों पर टूट गई। उस लड़के का ब्याह इस साल कहीं पक्का हो गया है। अपनी बात के भोला हुक्का गुड़गुड़ाने लगा। मनोहर का मन भर आया। इतनी अच्छी लड़की रहने के बाद भी लोग किस तरह से दहेज के भाव पर रुपयों की मांग करते हैं, ये मनोहर समझ न सका। लेकिन इससे लड़के या लड़की का क्या दोष? बीच में जो लोग रहते हैं उनकी ही तरह से इस तरह की बातें होती है और दोनों तरफ से अरमान कुचल जाते हैं। मनोहर ने देखा मंगल आ गया, लेकिन उसका चेहरा तमतमाया था। लंबा हथौड़ा और पाना रखते हुए भोला ने कहा, आजकल कुंवर साहब के इस तरफ बहुत फेरे लगते हैं, क्या बात है? काम से निकलता होगा, भोला ने कहा। लफंगों का तो एक ही काम रहता है, मंगल बोला। और क्या, तुम न जाने क्या क्या सोचने लगते हो मंगल। हर आदमी इतना बुरा नहीं होता है जितना कि तुम सोचते लगते हैं। ये अच्छा है क्या? मंगल हंसने लगा। जैसा तुम्हारा नाम है वैसा स्वभाव भी बन गया है। लगता है जब तक जिंदगी में कोई बड़ा धोखा न खा लोगे तब तक चैन न पड़ेगी। मनोहर मंगल की बात सुनकर चुप रह गया था। सचमुच कुंवर का इस तरफ से निकलना वह भी अच्छा न मानता था, क्योंकि कुंवर के मन में जो कुछ पनप रहा था वह उससे बतला चुका था। जिस शानदार ढंग से उसने कहा था उसने मनोहर को बहुत बुरा लगा था, पर जमींदार का बेटा है इसीलिए चुप रह गया था। इस बात को भोला के कानों में डालना इसीलिए ठीक नहीं समझा कि मंगल को शायद सब पता है और मंगल खुद भोला को इस सब के प्रति सावधान कर देगा। इस तरह की बातें करके वो भोला के घरेलू मामलों में दखल देना ठीक न समझता था। तो क्या कल सबको जमींदार के यहाँ जाना पड़ेगा? जाना तो चाहिए, मैं न जाऊंगा, फिर स्टेशन कौन देखेगा? तुम जल्दी लौट आना, फिर गाड़ी का वक्त है, ट्रेन के टाइम तक तो हम सब लौट आएंगे और ऐसे मौकों पर चलना जरूर चाहिए, भोला ने जोर देकर कहा। मंगल हंसने लगा, बोला, तुम्हारा भोलापन गजब का है।
भोला ने कुछ न कहा। वह हक्का गुड़गुड़ाने लगा। मनोहर चुपचाप बैठा था। मंगल की बात का आशय वह समझ रहा था। कल जमींदार का दरवाजा लगेगा और उसके लिए जी हजूरी करनी पड़ेगी। इस तरह जमींदार की इज्जत बढ़ेगी और लड़के वालों पर प्रभाव पड़ेगा। मंगल के लिए गणेशी ने खाना लगा दिया था। मंगल खाना लगा। मनोहर इस ढंग से बैठा था कि वह गणेशी का चेहरा ही न देख सका। गणेशी की पीठ उसकी ओर पड़ती थी। उसके केवल गोरे गोरे पैर और हाथ देखकर रह गया, जो बिल्कुल साचे ढल जैसा था। मनोहर को ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके सिरहाने आकर खड़ा हो गया है। पहले तो मनोहर ने इसको भ्रम समझा, पर जब किसी के सांस लेने की आवाज बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ी तो वह घबराकर उठ बैठा। कौन? इसके होठों से निकल गया। सामने कोई खड़ा था। अब मनोहर ने उसको पहचान लिया। वह गणेशी थी। तुम? वह उठकर खड़ा हो गया। रात का अंधेरा अभी भी फैला था। सब तरफ एकदम सन्नाटा था। हवा भी खामोश थी। कुछ देर घबराया सा खड़ा देखता रह गया। पहले तो उसे अपने आप पर विश्वास भी न हो रहा था कि वह गणेशी को अपने सामने खड़ा देख रहा है, पर अंधेरा में उसका चमकीला चेहरा उसके इस भ्रम को सत्य में बदल रहा था। गणेशी सामने खड़ी थी। देखता रह गया वह। रात के इस गहरे सन्नाटे में गणेशी साहस कर उसके पास आकर खड़ी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था। मनोहर का कांपता हाथ उसकी ओर बढ़ा, लेकिन गणेशी पीछे हट गई। मनोहर आगे बढ़ा तो उसने हाथ से चलने का इशारा किया। गणेशी आगे चल पड़ी। मनोहर उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसको इसकी सुध ही न थी। फिर वह उसे किस ओर लिए चली जा रही थी। वह बस चलता जा रहा था। अब उबड़ खाबड़ मैदान पार कर एक जगह गणेशी रुक गई। बिल्कुल सन्नाटा। जिगोरों की आवाज इस सन्नाटे को और भयानक बना रही थी। गणेशी यकायक उसकी बाहों में आ गई। उसकी छाती में अपना मुंह छिपा लिया। बाबू, वह सिसकने लगी। उसने पूरी ताकत के मनोहर को जकड़ लिया। मनोहर पथराया सा, कर्तव्य गुस्सा रह गया। गणेशी की बेतरस सिसकने लगी जैसे अब तक दुख का दरिया। वह बड़ी कठिनाई के संभाल थी, लेकिन अब संभाल न पा रही थी और सारा बांध टूट गया था। बड़ी कठिनाई से मनोहर उसको अलग कर सका। बोला, तुमको क्या हो गया है? मुझे बचाओगे नहीं बाबू? उसने सिसकते हुए कहा। मैं तुमको छोड़कर और कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। मनोहर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके सारे चेहरे पर चुंबनों की बौछार इस तरह कर डाली कि उसके आंसू पूछ गए। फिर उसे मनोहर ने कस लिया। नहीं गणेश, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। गणेशी बिल्कुल ढीली हो गई। अपने साथ ले चलोगे ना बाबू? हाँ, मनोहर ने कहा। तुम मेरे साथ रहोगी हमेशा के लिए? लेकिन बाबू, झमेला होगा तब देखा जाएगा। तुम तो हो ना? गणेशी ने मनोहर का हाथ पकड़कर छाती से लगाया। बोली, तुम यहाँ हो बाबू? मनोहर का हाथ पुष्ट यौवन पर पड़ा तो सारे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसने फिर गणेशी को कस कर चूम लिया। गणेशी बेसुध सी उसकी बाहों में भूलती रह गई। मनोहर ने उसके अंधेरों से अपने होठ हटाते हुए कहा, विश्वास करो गणेशी, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। पर बाबू, कैसे क्या करोगे? करना क्या है? मनोहर फुसफुसाया। बाबू, मंगल, कुंवर, इन सब से तुम्हें क्या मतलब? पूछा मनोहर ने। आप नहीं जानते बाबू। गणेशी सिसकने लगी। तुम फिक्र मत करो। मनोहर ने उसको प्यार से थपथपाया। तुम मेरे साथ ही रहोगे। देखो बाबू, दगा न देना। न गणेशी, न सौगंध खाओ, चाहे जिसकी सौगंध ले लो। देखो बाबू, पीपल के पेड़ में देवता रहते हैं। तुमने इसी पेड़ के नीचे मेरा हाथ पकड़ा है। तुमको इसी की सौगंध है। हाँ, मनोहर ने स्वीकार कर लिया। बाबू, गणेशी फिर लता की तरह उससे लिपट गई। मनोहर ने उसे कस लिया। हवा में ठंडक ज्यादा थी। इसके बाद भी गणेशी के गर्म सांसें उसको जलाई जा रही थी। सांसों की तपन में उसका तन मन झुलस गया।
तुमसे मिलते बाबू बड़ा डर लगता है, बोली वह। आज बड़ी मुश्किल से हिम्मत कर सकी। तुमसे मिलने के लिए सारी रात जागी हूँ। मौका मिला तो निकल आई। मैं भी तुमसे मिलना चाहता था गणेशी, बोला मनोहर। आज जी ठंड पड़ गया, लेकिन अब जाने दो बाबू, उजाला निकल रहा है। जाओगी? हाँ, तुम यहीं रुको। कुएं पर धड़ा छोड़ आई हूँ, सीधे वहीं जाओगी। और देखो, जो वहाँ एक बड़ा सा पत्थर है ना, है तो, जिस पर नहाते हैं, वह नहीं, दूसरी तरफ जो सूखा पड़ा रहता है। हाँ, मनोहर उसकी ओर देख रहा था। उसी के नीचे मेरा कागज रहेगा और तुम भी अपना कागज वही लिख दिया करना, कहा उसने और फुर्ती से चली गई। मनोहर रुका रह गया, वह देखता रह गया। कुछ कदम तक गणेशी का अष्टशास आकार दिखता रहा, फिर वह अंधेरे में खो गई। रात का आखिरी अंधेरा धीरे धीरे हटता जा रहा था। चिड़ियों का चहचहाना शुरू हो गया था और हवा की ठंडक कम हो चली थी। झिंगुरों की आवाज शांत पड़ने लगी थी। उस पीपल के पेड़ के नीचे वह बड़ी देर तक खड़ा रह गया। उसको अपने आप पर विश्वास न हो रहा था कि जो कुछ अभी उसके सामने गुजरा है वह सपना है या सत्य। इतनी सरलता से गणेशी उसके पास आ जाएगी, ये विश्वास की बात न थी, पर पीपल का पेड़, आसपास की हवा और होठों पर गणेशी के अंधेरों का स्पर्श इस बात को बतला रहा था कि स्वप्न नहीं, सत्य था। मुझको बचाओगे नहीं बाबू, मुझे छोड़कर नहीं जाओगे बाबू, उसके स्वर कानों में गूंज रहे थे। अब भी सुनाई पड़ रहा था, मैं तुमको छोड़कर जाना नहीं चाहती हूँ बाबू। मनोहर ठंडी सांस छोड़कर आगे बढ़ गया। ये उसकी समझ में न रहा था कि गणेशी के मन में इस तरह की घबराहट कैसी, ऐसा कौन सा आतंक उसके मन में काम कर रहा है कि वह उसके रक्षा के लिए गिड़गिड़ा रही थी। उसका बार बार ये कहना, मुझे बचाओगे नहीं बाबू, कुछ न कुछ महत्व रखना ही है। मनोहर क्वार्टर वापस आ गया। सफेदी फैल गई थी, लेकिन मंगल और पोला की कोई आहट न मिल रही थी। शायद वह सो रहे थे। मनोहर निश्चित होकर बिस्तर पर लेट गया। दीवार के उस पार गणेशी के काम करने की आवाजें आ रही थी। घर में किसी आदमी को पता नहीं है कहां से क्या बात हो गई। इस बारे में तो कोई सपने में भी अनुमान नहीं लगा सकता। दिन का उजाला फैल गया। मनोहर ने जानबूझकर आंखें बंद कर ली। मंगल चाय लेकर आएगा, उसे सोया हुआ देखेगा, वह अच्छी बात होगी। मंगल के आने की आहट मिली। अरे मनोहर बाबू, अभी तक सो ही रहे? उसने मनोहर को हिलाया। मनोहर ने आंखें मलता हुआ उठ बैठा। आज दिन चढ़े तक नींद लगी रही बाबू, बोला मगर। रात लौटकर सोए नहीं जल्दी? मनोहर कुछ न बोला। मंगल ने चाय का गिलास उसके आगे बढ़ा दिया। मनोहर ने गिलास ले लिया, बोला, हाँ आज नींद लगी रह गई, थकावट से भी तो हो जाता है, कहा मंगल ने। मनोहर कुछ न बोला। मंगल ने ही आगे कहा, आज तो स्टेशन पर जमींदार भी आएंगे। हाँ, यहीं से सब साथ चलेंगे। गणेशी का जाना मेरे को अच्छा नहीं लगता, लेकिन कौन समझाए। मंगल ने बुरा सा मुंह बनाया। पता नहीं ये भोला किस एहसान का बदला चुकाता रहता है। गणेशी को तो पहले खाना कर देना पड़ेगा। सब लोगों के साथ क्या करेंगे जाकर। भाभी को और बिटिया को लूला के साथ रवाना कर दूंगा। थोड़ी देर में लूला महाजन की बैलगाड़ी लेकर आ जाएगा, उसी से वापस आ जाएगी। मनोहर केवल सिर हिलाकर रह गया। गिलास खाली हो गया। उठते हुए मनोहर बोला, तुम लोग चलो, मैं नहा धोकर आता हूँ। मंगल चला गया। मनोहर बाल्टी डोर लेकर कुएं की तरफ बढ़ गया। कुआं सुना था। एक बड़ा पत्थर नहाने के लिए था और दूसरा उससे कुछ दूर पड़ा था। उस पत्थर की ओर मनोहर देखता रह गया। गणेशी के मन की बातें अब इसी पत्थर के नीचे से मिला करेगी। क्षण भर के लिए मनोहर के होठों पर मुस्कुराहट खेल गई। पानी खींचा उसने, कपड़े उतारे, नहाने लगा, नहा धोकर आया।
कपड़े बदले और स्टेशन की ओर जाने लगा। दरवाजे से आगे बढ़ा ही था कि फूलों का एक गुच्छा उसकी बाह से टकराया। चमेली का फूल। मनोहर मुस्कुरा उठा। देखा, फूलों का गुच्छा फेंककर गणेशी भाग गई है। फूलों का गुच्छा उठाकर उसने चूम लिया। अपने गाल सहलाता हुआ आगे बढ़ गया। गणेशी चमेली के इन फूलों जैसी सफेद, सुगंध और सुगंध वाली है। चमेली के फूल तोड़कर अपने हाथों से उसने गुच्छा बनाया है। उसकी राह में खड़ी रही। मनोहर स्टेशन आ गया, लेकिन फूलों का गुच्छा उसने रास्ते में एक पेड़ के नीचे रख दिया। गुच्छा अपने साथ रखना ठीक न समझा। लूला आ गया था। वह बैलगाड़ी पर आया था। बोला, स्टेशन बाबू, आज तो मेहमान आ रहे, तू क्या करेगा? रामा के दूल्हे को देखूंगा, शहर का लड़का है। वह हंसने लगा। बैलगाड़ी के लिए हुए लूला क्वार्टर की तरफ चला गया। बड़े ठाठ से वह गाड़ीवान के बगल में बैठा था और आज उसने नई बनियान पहन रखी थी। मनोहर स्टेशन पर आया। मुंह चिरा कई लोगों के साथ स्टेशन की सफाई करने में लगा था। स्टेशन के बाहर उसने आम की पत्तियों की झालर और रंग बिरंगे कागज लगा रखे थे। अगर उसका बस चलता तो प्लेटफॉर्म भी सजा देता, पर मंगल ने मना कर दिया था कि सरकारी जमीन है। अगर गार्ड रिपोर्ट कर देगा तो सबकी नौकरी चली जाएगी। बिना सरकारी ऑर्डर के प्लेटफॉर्म सजाना जुर्म है। पोला और मंगल ने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे। ट्रेन की प्रतीक्षा की जा रही थी। थोड़ी देर में घोड़े पर कुंवर आ गया। जमींदार भी आ गए। तीनों चार बैलगाड़ियां भी आ गई। प्लेटफॉर्म पर अच्छी खासी भीड़ हो गई। होलोता जमींदार के आगे पीछे फिर रहा था। कुर्सी लगाई उनके लिए। उनकी हर बात में हाँ मिला रहा था। मंगल सबसे कटकर अलग खड़ा था। सिग्नल गिरा दिया उसने। ट्रेन दिखी। मालिक, गाड़ी आ रही है। जमींदार प्लेटफॉर्म पर आ गया। गाड़ी रुकी। सब देखने लगे किस डब्बे में मेहमान है। मोचिरा सबसे आगे कूद रहा था। वही चिल्लाया, मेहमान इधर है सरकार। एक डिब्बे में एक बूढ़ा और एक जवान उतरा। जमींदार उसके पास आ गया। बड़े प्रेम से गले मिले। सरकार का सामान। मुंह चिराग ने दो बड़े संदूक उतारे। मनोहर और पोला गार्ड के पास थे। मंगल सिग्नल के पास खड़ा था। 1 मिनट बीतते क्या समय लगता है। गाड़ी ने सीटी दे दी। ट्रेन आगे रह गई। मुंह चिरा संदूक के उठवा कर ले गया। मनोहर मंगल पोला साथ हो गए। सब बाहर आए। कुंवर ने लड़के का हाथ पकड़कर उसको अपने साथ कर लिया। मनोहर ने देखा 25-26 की उम्र का लड़का। रंग गोरा, शरीर स्वस्थ, लेकिन चेहरे में आकर्षण न था। अपनी सीधी तिकोनी उठी लंबी नाक के कारण कुछ भद्दा सा लगता था वह। जमींदार ने बूढ़े को अदब से बैलगाड़ी में बैठाया और खुद भी बैठ गया। बैलगाड़ी में सजावट थी और ढोल भी सजे हुए थे। कुंवर उस युवक को अपने साथ घोड़े पर चलने का आग्रह करने लगा, पर उसके पिता ने मना कर दिया। फलतः वह भी बैलगाड़ी में आ गया। बाकी लोग दूसरी बैलगाड़ियों में बैठ गए। अकेला कुंवर सबसे पहले अपने घोड़े पर चला गया। खबर देने की मेहमान आ गए हैं। बैलगाड़ियां दौड़ने लगी। अच्छी नस्ल के तगड़े बैल, गले में बंधी घंटियां। बैलगाड़ियां की रफ्तार काफी तेज थी। देखते देखते गांव आ गया और तमाम लोगों ने देखा मेहमान आ गए हैं। पास पड़ोस की स्त्री, बच्चे, पुरुष इकट्ठा हो गए और मोचिरा ने दौड़कर ढोल बाजे वालों से कह रहा था, ढोल बजाए। ढोल बजने लगा। गट कट 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 खुशी का ढोल, और इस बात का संकेत कि वह सब हवेली पर आ जाए। बैलगाड़ियां रुक गई। हवेली के फाटक पर स्त्रियां खड़ी थी। उन्होंने गीत गाए और नाइन ने पानी उतारा। इसके बाद जमींदार मेहमानों को बैठक खाने में ले गया। बैठक खाने के सारे दरवाजे खोल दिए गए थे। आंगन की तरफ भी 2 दरवाजे खुलते थे। आंगन में दरिया बिछा दी गई थी। गांव के लोग आंगन में आकर बैठने लगे।
वहां से बैठक का दृश्य स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। उच्च आसन पर मेहमानों को बैठाकर जमींदार भी बगल में बैठ गए। मोचिरा शादी के चांदी के गिलास में शरबत ले आया और मेहमानों को पेश किया। जमींदार ने खास लोगों को अपने पास ही बैठाया। कुंवर ठीक मनोहर के सामने बैठा था और रह कर मनोहर को घूर कर देखने लगा। सफर में कोई तकलीफ तो नहीं रही? नहीं, रात को 3 बजे बैठे थे। बस एक यही तो सीधी गाड़ी आती है, हम लोग भी इसी से आते जाते हैं। शायद इसके आगे तरक्की हो जाए। अभी तो हमारे स्टेशन मास्टर है ही। और जमींदार मनोहर की ओर इशारा करके हंसने लगे। मनोहर ने भी मुस्कुराकर फिर सिर झुका लिया। गांव के कुछ बड़े बुढ़े भी आ गए थे। सबकी निगाहें लड़के पर थी। आजकल हमारे स्टेशन बाबू बिटिया को अंग्रेजी पढ़ा रहे। पढ़ गई है काफी। मनोहर खामोशी था। कहो स्टेशन बाबू, अब तो वो अंग्रेजी खूब समझ लेती है ना? मनोहर अचकचा गया, पर यकायक उसने उसको संभाल लिया और बोला, हाँ समझ लेती है। लड़की का दिमाग तेज है, थोड़ी ही मेहनत में सीख गई। आप तो उसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं स्टेशन बाबू। जमींदार ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मनोहर ने धीरे से कहा। उसको झूठ बोलते समय बड़ा वैसा लग रहा था। अब उसकी समझ में ये बात आ गई रही थी कि क्यों उसको भी इस तरह बुलाया गया है। झूठ बोलना बड़ा बुरा लगा, पर जमींदार की वजह से वो विवश हो गया था। उसने भोला की ओर देखा। भोला ने उसको इशारा कर दिया कि जमींदार की बातों में बात मिलाता जाए। लड़की देख आई, मुस्कुराते हुए कहा जमींदार ने, मेहमान को जनान खाने में ले जाओ। मोचिरा बड़े आदर के साथ उस युवक को भीतर जनान खाने में ले गया। जनान खाने में रामा अपनी माँ और गांव की कई लड़कियों से घिरी बैठी थी। उसके ठीक बगल में गणेशी ही बैठी थी। रामा की माँ ने आगे बढ़कर लड़के का स्वागत किया। सामने रखी कुर्सी पर बड़े प्रेम से बैठाया। बैठो कुंवर साहब। और चांदी की थाली में जमींदार की मोटी औरत ने 5 सुपारी इलायची पेश की। रामा 16 सिंगार किए बैठी थी, लेकिन उस युवक की आंखें गणेशी पर थी। गणेशी का रूप देखकर तो उसकी आंखें फट गई थी। वह एकटक उसकी ओर देखे जा रहा था। गणेशी रामा की बगल में बैठी थी। युवक को अपनी ओर घूरते देखकर उसने घबराकर निगाह झुका ली। मोचिरा लड़के के ठीक बगल में था। वह रामा को देखकर बड़ा खुश हो रहा था। उसकी तारीफ किए जा रहा था कि घर गृहस्थी के काम कितने पट्टू है। बस यही है हमारी अकेली बेटी, जैसी है सामने है, रामा की माँ ने नम्रता पूर्वक कहा। रामा निगाहें झुकाए बैठी थी। उसके सारे शरीर पर सोने के आभूषण थे। उसका श्रृंगार और पहनावा संपन्ना का परिचय दे रहा था। उसका श्रृंगार शायद गणेशी ने कर दिया था, इसीलिए फुहरता न था। कुछ भली लग रही थी, पर इसके बावजूद गणेशी के आगे उसी प्रकार फीकी थी जैसे ज्योति के आगे जुगनू। लड़का उठ गया। मोचिरा उसे अपने साथ बाहर ले आया। वह लड़की कौन है? कौन सी कुंवर जी बगल में बैठी थी? वो मोचिरा समझ गया। स्टेशन वाले बोला कि लड़की है गणेशी। जमींदार की कोई है क्या? न सरकार, वह पराई जाती है। पहले उसका बाप मास्टर था, अपने मालिक के टुकड़ों पर पला। अब उसने स्टेशन की नौकरी कर ली है। मोचिरा बड़े आदर के साथ उसको जमींदार के पास वापस ले आया। इस बीच उसके साथ आए बूढ़े पर जमींदार का खूब रंग रूप जम गया था। वह उससे काफी प्रभावित हो गया था। दहेज की रकम भी जमींदार ने बढ़ा दी थी। जमींदार ने अपने होने वाले दामाद को बड़े आदर के साथ अपने पास बैठा। सब ठीक रहा ने कुंवर जी? लड़का चुप था। अब क्या इरादा है? इस अजी बात तो मेरी मन की है, इसका क्या? इसने लड़की देख ली, यही बहुत है। जमींदार हंसने लगा। ठीक कहते हैं आप। अच्छा आइए, कुछ जलपान कर लीजिए। और जमींदार उन लोगों को दूसरे कमरे में ले गया।
आंगन में यहाँ और वहाँ बैठे दूसरे लोग बड़े आश्चर्य से इस दृश्य को देख रहे थे। एक प्रकार से ये बात उन सब के लिए नहीं थी। शहर के लोग विवाह से पहले लड़की देखते हैं, लड़का लड़की देखकर पसंद करता है। ये उल्टी रीत देख रहे थे। चूंकि बात सरकार की थी और इसीलिए वो सब चुप थे। मोचीरा भोला और मंगल के पास बैठ गया, हंसने लगा। कुंवर साहब की आंखें तो तुम्हारी लड़की पर थी। भोला ने आश्चर्य से देखा। मेरे से पूछ रहे थे कौन है? मैंने बतला दिया। मोचीरा बोला, तुम्हारी लड़की के आगे रामा फीफी पड़ रही थी। मंगल शायद तमतमा गया, उठकर बोला, क्या फालतू बक रहा है? मोचीरा सहमक कर रह गया। पास बैठे मनोहर ने सब सुन लिया। वह आश्चर्य से देखता रह गया। मंगल के डांट देने के बाद मोचीरा पास बैठा न रह सका और वह चुपचाप खिसक गया। आए हुए तमाम लोगों को जमींदार की ओर से सेवक पान, सुपारी, इलायची दे रहे थे। अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। साफ मालूम पड़ रहा था कि जमींदार का कितना रुतबा है। थोड़ी देर बाद जमींदार और मेहमान वापस आ गए, लेकिन जमींदार का चेहरा खुश न था। चेहरे का रंग उड़ गया था और कुछ घबराहट सी भी थी। बैठिए। तीनों बैठ गए। जमींदार बोले, अब कल जाएगा, आज की रात तो रुकेगी जी, आप फिक्र न करें। रात थोड़ा सा गाना बजाना भी होगा, लेकिन बात पक्की कर लो जी। पक्की जी? इसमें क्या हर्ष है? लेकिन पिताजी, लड़के ने बोलने की कोशिश की। तुम चुप रहो। उस बुढ़े ने लड़के को डांटा। बहक रहा है क्या? लड़का चुप रह गया। शाम को फलदान कर दूंगा, बात पक्की। अपनी बड़ी मेहरबानी। जमींदार बोले, बात आपने रख ली। हाँ जी, बस। जमींदार का सूखा चेहरा खिल गया। बड़े उछलने बोले, मोचीरा, मेहमानों का आरामगाह में ले जाओ। मोचीरा दोनों को अपने साथ ले गया। उनके जाने के बाद जमींदार ने तमतमाकर भोला से कहा, तुम अपनी लड़की को लेकर वापस जाओ। भोला कुछ घबरा गया। बोला, अच्छा सरकार। मंगल भी उठकर खड़ा हो गया। बोला, गणेश जी को बुलाने चला गया। मंगल बाहर रुका गया। एकाएक क्या हो गया? ये भाग यही खत्म होता है। आगे की स्टोरी सुनने के लिए हमारा अगला वीडियो का इंतजार करें। ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। सुनने के लिए धन्यवाद।